हाँ जी, आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है वो आपका पेपर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस है। उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से। मैं आपको पहले बता रही थी कि इसमें 4 हेड्स उन्होंने बनाए हुए हैं आपके सिलेबस में, जिसमें उन्होंने पावर पूछा है, अथॉरिटी पूछा है, लेजिटिमेसी पूछा है और नेशन एंड सॉवरेनिटी पूछा है। आज के हैंडआउट में नेशन के अलावा सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि असेंशियल तस्वर किए जाते हैं या अहम तस्वर किए जाते हैं पॉलिटिकल लाइफ के हवाले से। वो पॉलिटिकल लाइफ किसी भी स्टेट की हो सकती है, किसी भी मुल्क की हो सकती है। ठीक है, तो जब हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जनरली या तो अथॉरिटी आएगी या डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, पावर और दूसरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो जब आप इसको आज के मॉडर्न एरा में जब बात करते हैं ना, तो इसमें फिर कई एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। वो आप डिपेंड करते हैं आगे उसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन, सेपरेशन ऑफ पावर, वेलफेयर स्टेट, मल्टीकल्चरलिज्म या पब्लिक ओपिनियन, ये इसके फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। लेकिन हम इसमें सिर्फ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हद तक बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, द एक्सप्रेशन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स refers to a set of concepts essential to any serious reflection on political life। ये ऐसे सेट्स पर मुश्तमिल है जो कि असेंशियल तस्वर किए जाते हैं पॉलिटिकल लाइफ की रिफ्लेक्शन के हवाले से। रिफ्लेक्शन मींस जो उसमें वो जाहिर कर रहा है कि वहां की सियासी जिंदगी कैसी होगी। ठीक है, दिस सेट इंक्लूड्स अथॉरिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, पावर एंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स दैट रिप्रेजेंट फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। ये जितने भी है ना, अख्तियार, जमहूरियत, बराबरी, आजादी, इंसाफ, ताकत और जो मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वहां के बुनियादी सियासी जो इक़्तिदार हैं, इक़्तिदार वैल्यूज हैं और जो वहां के असूल हैं। Indeed, dictionaries of political thought in no small part consist of entries on term that signifies a central concept। अब जब आप मजीद इस्तिलाहात में जाते हैं ना, सिर्फ इस हद तक आप में दूर नहीं रहेंगे, और भी इसकी एक्सपेंडेड लिस्ट है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। या फिर आप ये चंद 3-4 लाइनें भी लिख देंगे तो इंट्रोडक्शन में ये सफिशिएंट है। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। Political science is the systematic study of governments, of the methods by which governments seek to control people, and of the techniques through which people try to influence government। देखो, ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में वहाँ की रियासत को चलाने का एक तरीक़ाकार है, जिसके ज़रिए जो हुकूमत है वो लोगों पर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। और इसमें आपको तरीके बताए जाते हैं जिसके ज़रिए लोग भी गवर्नमेंट पे, हुकूमत पर इन्फ्लुएंस हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कैसी साइंस है जिसमें माइक्रो लेवल, जो मतलब कि वहाँ इंडिविजुअल शहरी रह रहे हैं, एक तो होते हैं ना उनकी इनफरादी जिंदगी और इज्तिमाई जिंदगियां, ये दोनों चीजें पॉलिटिकल साइंस में स्टडी की जाती हैं। ठीक है, आप इसमें बेशक इसको लिटरल लीगल मीनिंग इसको इंटरप्रेट कर दीजिएगा ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक, या आप पॉलिटिकल साइंस में किसी भी किताब का हवाला यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं। यहाँ तक आप समझ आ रही है? सबको क्लियर है? उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में अब हम पावर की बात करते हैं। पावर एज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Power is the social production of an effect that determines the capacities, actions, belief और conduct of actors। देखिए, एक्टर आप चलो किसी फर्द की एग्जाम्पल ले लो, जब वो ये असर पैदा कर सके समाजी लिहाज से, काबिलियत जिसके जरिए डिटरमन हो रही है, या वो जो एक्शंस ले रहा है, या उसके बिलीफ है, या जो कंडक्ट है, ये उसकी सोशल प्रोडक्शन का नाम है। ठीक है, आप पावर में आप एक्सक्लूसिवली ये ना समझो कि सिर्फ वो थ्रेट इस्तेमाल करेगा, आपको खौफ दिलाएगा, आपके खिलाफ कुव्वत का इस्तेमाल करेगा, बल्कि ये मुख्तलिफ तरीके कार्ड्स के जरिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में हो सकती है और ये वेरी करता है रिलेशन टू रिलेशन, जो भी है उनका किरदार। ठीक है, अच्छा, अब नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। ये कैसी कैपेसिटी है जिसमें आप अपनी मंशा, अपनी
विल के मुताबिक आप दूसरों पर असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है, आप अप्रूवल दे सकते हैं, और या नॉन कंप्लायंस के नतीजे में कैसे आप अपनी विल को इम्पोज कर सकते हैं। ये पावर का दायरा हदूद है, ठीक है। अब इसमें डिस्टिंग्विश किया गया है कि इन्फ्लुएंस और जो फोर्स है, इसमें एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि जहां पर मतलब कि फोर्स का इस्तेमाल है या सिर्फ खौफ दिलाया जा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद एलिमेंट्स क्या है पावर की? पावर में तीन चीजें आती हैं, फोर्स, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी। फोर्स तो आपको समझ आ रहा है ना कि एक्सप्लिसिटली वजाहतन एक खौफ दिलाया जा रहा है, ठीक है। वो किसी किस्म का भी हो सकता है, मिलिट्री, फिजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, ये कोई भी कॉर्जन फोर्स के तरीकेकार इंप्लीमेंट करने का नाम है, ठीक है। जब हम सेकेंड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, असर है, मतलब आपके पास काबिलियत है कि आप कायल कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट इसका अथॉरिटी है, ठीक है, जिसमें वॉलेंट्री कंप्लायंस दी जाती है, आपकी मंशा के मुताबिक वो आपके अहकामात मानने को तैयार हो जाएं। तो फोर्स, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी के जरिए पावर के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं, कंप्लीट होते हैं। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो मुश्किल तो नहीं लग रहा? या जैन और ईमान क्लियर है आपको यहाँ तक? ये डायग्राम आपकी मर्जी, आप बनाना चाहो कि नहीं। अब फर्दर इसको मैंने फिर और कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया पावर को, कि इट इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन और ग्रुप टू कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन। ये आपकी एक ऐसी काबिलियत है जिसके जरिए आप दूसरों के जो एक्शंस वो लेते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। इट इज द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, टू मेक अदर्स डू व्हाट यू वांट इवन इफ दे डू नॉट वांट टू डू इट। आपकी एक ऐसी काबिलियत है जिसमें आप किसी से कोई काम करवा सकते हो। A person is said to have power to the extent that he influences the behavior of other in accordance with his own intentions। और अपनी मंशा के मुताबिक जब आप किसी के बिहेवियर पर असरअंदाज हो सकते हो, वो आपके पास ताकत है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के पास ये अख्तियार है कि वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब जो अख्तियार का इस्तेमाल करना है वो फोर्स के जरिए भी हो सकता है, और परसुएशन मतलब कायल करके भी आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे टाइप्स ऑफ पावर की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पावर आ जाती है। पॉलिटिकल पावर में तीन कंपोनेंट्स आते हैं, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, सॉवरेनिटी। अथॉरिटी आपको समझ आ गई है ना कि आपकी एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, फैसला मतलब जब आपने डिसीजन मेकिंग लेनी है, ऑर्डर कोई पास करना है, या आप चाह रहे हैं कि लोग आपके अहकामात को माने, ठीक है, तो ये आपकी अथॉरिटी कहलाएगी। फिर लेजिटिमेसी, किस तरह से उसको लीगलाइज किया जाए, किस तरह से सिटीजन अपने लीडर्स के राइट को रिकग्नाइज करे, ठीक है। और फिर सॉवरेनिटी आ जाता है जो कि सुप्रीम पावर है अथॉरिटी इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पावर आ जाती है। इकोनॉमिक पावर में मतलब कि जब आपके पास ये एबिलिटी है कि आप जैसे कि दूसरों के कौमों के रवैयों को आप इस तरह से बदल सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल हुकूमत है, तो जाहिर बात है उससे भी बड़ा असर अंदाज हो सकते हैं दूसरी स्टेट्स पे या अख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से, ठीक है। इकोनॉमिक पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर नेशंस बिहेवियर by having greater control over economic goods and services. A highly industrialized and economically sound country can influence the needy nation's behavior by giving them economic aid and reward and offering them capital and technical assistance. अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिकली अगर साउंड कंट्री है, तो आप ये देखें जैसे कि IMF से कर्जा लिया जाता है या जो कि वर्ल्ड पावर्स कंसिडर की जाती हैं, ठीक है, हम उन्हें एक तरह से अगर वो हमें या किसी भी मुल्क को एड प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिकली ना ये हम पे पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि नेशन की कैपेसिटी भी इन्हांस होती है, इजाफा होता है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये इख्तियार इस्तेमाल करने का एक तरीक़ेकार है, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री पावर, ये फिजिकल पावर भी आप इसको कह सकते हैं। जिसके पास फिजिकल पावर होगी तो जाहिर बात है वो पूरी दुनिया को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है कि अपनी बात मनवा सकता है। उसके बाद रिलीजियस पावर है, वो आप मजहबी लिहाज से इसमें एक लाइन लिख दें कि ये भी इख्तियार इस्तेमाल करने का एक तरीक़ाकार है। साइकोलॉजिकल पावर ये है कि जैसे कि पब्लिक ओपिनियन आपकी फेवर में है,
तो हुकूमत भी आपकी होगी, या प्रोपागेंडा के जरिए ये इसीलिए मोटिवेटेड किया जाता है कि हुकूमत के अगेंस्ट बोलना है या फेवर में बोलना है। तो ये इख्तियार इस्तेमाल करने का भी एक तरीकाकार है कि साइकोलॉजिकली लोगों के जहनों में अगर आप डाल दें, उनके इमोशंस पर असरअंदाज हों, तो इख्तियारात का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? रीड करने की जरूरत तो नहीं है? समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही? जैन या ये आपको समझ आ रही है? बात ये है कि इख्तियार इस्तेमाल कैसे करना है। परसुएशन, कायल करके, ठीक है। मतलब कि जैसे ये अब इसमें डिफरेंट मोड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं कि फोर्स के जरिए भी कर सकते हैं, या आप कोई ऐसी कोई सामने ऑप्शन रख दें कि वो कायल होकर आपकी बात मान ले, ठीक है। या आप रिवॉर्ड्स की ऑप्शन दे दें उससे कि भाई आपको इनाम के तौर पे ये दिया जाएगा। तो डिप्लोमेसी में जब एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं उसमें ये तरीकाकार बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है ताकि दूसरा वाला मुल्क आपकी बात माने, ठीक है। फिर पनिशमेंट क्या, खौफ दिलाकर भी किया जा सकता है, ठीक है। या कमांड दिया जाए इन अथॉरिटी जो पर्सन है, या फोर्स के इस्तेमाल से, या डोमिनेशन के जरिए, या मैनिपुलेट करके। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब आप क्यों इस्तेमाल करते हैं अख्तियार, ठीक है, ये भी हम जरा देख लेते हैं। बाजू का नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के लिए बहुत जरूरी होता है अख्तियार इस्तेमाल करना, ठीक है। और स्टेटस क्वा को प्रिजर्व करने के लिए, स्टेटस क्वा प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि जो पहले सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी, ये अब बेशक अब पावर के हवाले से भी हो सकता है। ये वैसे जैसे होता है ना कि जंग खत्म होने के बाद पहले जैसे मुआहदा कर लिया जाता है कि इन केस अगर हम हार गए या अमन की का मुआहदा करते हैं, तो हम कहते हैं कि भी ये जो सिचुएशन या ये जो चीजें पहले एग्जिस्ट कर रही हैं वैसी ही रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरह भी इख्तियार इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर चेंजिंग द स्टेटस को, या आप बिल्कुल ही पोजीशन ऑल्टर कर देते हो कि जैसे जंग के बाद आपने फतह पा ली किसी मुल्क के हवाले से, तो अपनी बादशाहत कायम करने के लिए भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर डिप्लोमेसी में भी ये हो सकता है। डिप्लोमेसी यही है ना कि एक मुल्क का जो सफीर है आपके मुल्क में जाता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके जरिए ये भी इख्तियार इस्तेमाल करने का एक तरीकाकार है जो पावरफुल स्टेट्स ज्यादा करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। या फिर अपना रुतबा प्रेस्टीज एनहांस करने के लिए भी आप इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है या यह समझ आ रही है? उसके बाद सर्विंग नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले तो अख्तियार के इस्तेमाल के लिए सबसे अहम क्या है कि कौम का अपने मफाद देखना, उसकी बका देखनी है। तो इसके एक तरह से इंटरेस्ट के तौर पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद पावर के हवाले से, इस्तेमाल के हवाले से तीन कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, या आप इसको कह लें कि तीन डायमेंशंस दी गई हैं। स्टीवन ल्यूक्स तीन डायमेंशंस ऑफ पावर के हवाले से अपनी किताब में जिक्र करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट कर दिया। पहले वन डायमेंशनल व्यू है। वन डायमेंशनल व्यू सिंपल मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर वर्ल्ड सिनेरियो के तौर पे देखें ना कि जो पावरफुल स्टेट्स है उनकी बात लोग ज्यादा सुनते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जब वर्ल्ड पावर्स जब कोई डिसीजन लेते हैं या विनिंग सिचुएशन में होती है, तो उसका ज्यादा असर होता है अख्तियार इस्तेमाल करने के हवाले से। मैं ये पढ़ देती हूँ। वन डायमेंशनल व्यू, दिस डायमेंशन इज रेफर टू एज द प्लूरिस्ट व्यू। प्लूरिस्ट व्यू में मतलब कि जहां पर ज्यादा लोग राय दे, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग, and believes that a state's political power can be determined in an observable conflict in global politics. When these conflicts occur, we can observe which state suggestion most regularly triumph over others, and if they result in a change of behavior of other involved state. देखो, जैसे कि एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मसला है, अब इसमें यह देखा जाएगा ना कि किस मुल्क की सजेशन को ज्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा, ये उसकी बात को माना जाएगा। फिर देखा जाएगा कि उसकी वजह से दूसरी स्टेट पे क्या असर पैदा होता है। द स्टेट विद द मोस्ट विंस इन डिसीजन मेकिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल. It's important to remember that states often suggest solutions that further their interest. So when their suggestions are adopted during conflict, they secure more power. भाई जिस मुल्क की सुनी जाएगी वो ज्यादा इख्तियार फिर ज्यादा गेन कर लेता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई झगड़ा है, ठीक है ना, समझे कि इंडिया की सुनी जाती है,
तो इंडिया को हम फिर ज्यादा पावरफुल कंसिडर करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद टू डायमेंशनल व्यू की बात करते हैं। अब टू डायमेंशनल व्यू को मैं इसको पहले रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। दिस व्यू इज अ क्रिटिसिज्म of the one-dimensional view. It advocates argue that the pluralist view does not account for the ability to set the agenda. This dimension is referred to as non-decision making power and account for the covert exercise of power. There is a power in choosing what is discussed on the international stage. If a conflict is not brought to light, no decision can be made about it, allowing state to do as they will covertly regarding matters they don't want to publicize. Simple मैं बताती हूँ। आप ये अब इसको इंटरनेशनल लेवल सिनेरियो से देखें कि जब तक इन पावर स्टेट्स किसी बात को मंजर आम पर नहीं लाएंगी ना, तो उसमें फैसला भी नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कश्मीर की बात की जाए, या जहां पर जुल्म ढहाया जा रहा है, जब उसको हाईलाइट ही नहीं किया जाएगा तो उस पर डिसीजन कौन लेगा? तो ये एक तरह से कहते हैं कि छुप के अख्तियार इस्तेमाल करना। तो ये वन डायमेंशनल व्यू की क्रिटिसिज्म में ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया, ठीक है। They avoid the development of ideas and policies which are harmful to them. देखा, मतलब ऐसे ख्यालात को तो सामने लाना ही नहीं है ना जिससे उनको नुकसान पहुंचे। Whilst highlighting more favorable events on the international stage, और इंटरनेशनल लेवल पे भी वही चीजें उन्होंने डिस्कस करनी है जो उनकी फेवर में जा रही हैं। This dimension embraces का मतलब है पर मुश्तमिल है या inconsist of covert, coercion and manipulation। देखो इस डायमेंशन में बात की कि छुप के आपने जोर जबरदस्ती करनी है, जुर्म ढहाना है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। Only the most powerful or elite states can use the power of non-decision making, creating a biased precedent in dealing with international political matters। ठीक है ना, आपने न्यूट्रल नहीं रहना, आपका एक तरफ झुकाव होगा, उसके मुताबिक आपने फैसले दे देना है। मेरी बात यहां तक क्लियर है? थ्री डायमेंशनल व्यू। Luynes advocates this view known as ideological power. He regards the first two dimensions of power as too intentionally focused on observable conflicts. Overt का मतलब होता है जो सामने है, covert छुपा हुआ, and points out that states still exercise power in the absence of conflict. Luynes suggests a third dimension of power that must be considered, the ability to construct preferences and perception of individual and state. अच्छा, अब ये स्टेट टू स्टेट होता है कि आपने अपने नजरिए के मुताबिक अपने स्टेट को चलाना है, अपने शहरियों को हकूक देना है। जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो पावर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। This dimension of power cannot be observed as it is an invisible conflict, the conflict between the interest of the more powerful and less powerful, and the ability of more powerful state to distort the ideology of other state to the point where they are unaware of what is actually in their best interest. This is a form of coercive power in politics. या फिर अपने डोमेन में बात कर सकते हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक पावरफुल स्टेट ही दूसरी लेस पावरफुल स्टेट पे कब्जा करेगी, और तरीके से भी अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ है? पहले तो मुझे बताएं यहाँ तक, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी, ये आपका पावर का ओवरऑल कंप्लीट हो गया, सफिशिएंट है ये। जी, किसी का कोई सवाल? क्लियर है सबको? नो जी मैम। हाँ जी, आइए, समझ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं। अथॉरिटी है तो वैसे कंपोनेंट पावर का, ठीक है। तो जब अथॉरिटी की बात की जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि लीगल वे में जब आप सियासी इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं, ये अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी को आप डिफरेंट ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हायरार्की है ना। जैसे कहते हैं कि एक क्लर्क जो है अपने बॉस की बात सुनेगा, ठीक है ना, तो बॉस के पास अथॉरिटी है और उसके पास ये लीगली इख्तियार है कि वो कमांड दे सकता है लोअर एंड रैंक वाले लोगों को, ठीक है। Authority is the legitimate exercise or lawful exercise of political power. Authority is associated with a hierarchy of human relationship, which enable those higher to command those lower in the hierarchy, and which compel those lower in the hierarchy to obey the command of those
हायर अप द हायरार्की। यही है ना कि जो सुपीरियर इन रैंक है, लोअर इन रैंक को कमांड देंगे कभी तुम मेरी बात सुनो, ठीक है। अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज रोल, पोजीशन एंड हिज ऑफिस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी। और अख्तियार आपको इसलिए दिया जाता है ना, आपका आपकी डेजिग्नेशन देख के, आप किस पोस्ट पे हैं, आपका क्या किरदार है, उस लिहाज से आपको इख्तियार दिया जाता है किसी भी तंजीम में या किसी भी माशरे में, ठीक है। और परसुएशन कायल के जरिए भी आप इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप इंटरप्रेट करेंगे अथॉरिटी को। बेशक ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी आप लेते दें इस टाइम। In the fields of sociology and political science, authority is the legitimate power of a person or group over other people. ठीक है, उसके अलावा भी मीनिंग्स दिए हैं। Concise Oxford Dictionary of Politics, the power or right to give orders and enforce obedience, the power to influence other based on recognized knowledge or expertise. आप अपनी काबिलियत महारत की वजह से जब आप किसी पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, कोई आपके ताबा हो सकता है, तो ये आपकी अथॉरिटी है, ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ मैक्लेवर, बाय अथॉरिटी वी मीन द एस्टैब्लिश्ड राइट विद इन एनी सोशल ऑर्डर टू डिटरमिन पॉलिसीज, टू प्रोनाउंस जजमेंट्स और रेलिवेंट इश्यूज एंड टू सेटल कंट्रोवर्सीज, और मोर ब्रॉडली टू एक्ट एज लीडर और गाइड टू अदर मैन, ठीक है। या आपका एक तरह से आपका हक ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि आप पॉलिसीज बना सकते हो, आप फैसला दे सकते हो, आप इश्यूज को सेटल कर सकते हो, कंट्रोवर्सीज को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या एज अ लीडर काम कर सकते हो और दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी में 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ये रवायती होती है कि जैसे कहते हैं ना कि दादा के बाद बाप आएगा, और ये मैन टू मैन आगे ये आगे मुंतकिल होता जाता है। इसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं होती, बल्कि ये तसव्वुर किया जाता है कि जैसे कि मुझे खुदा की तरफ से अपॉइंट किया गया है, या बरादरी सिस्टम है, फैमिली है कि बादशाह के बाद उसका बेटा आएगा, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा। तो ये इनहेरिटेड वरासती तौर पर आगे इख्तियार मुंतकिल होता रहता है, ठीक है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, as the name implies, traditional authority is power that is rooted in traditional or long-standing beliefs and practices of a society. It exists and is assigned to individuals because of that society's custom and tradition. तो इधर से आपको ये चीज नजर आ रही है कि एक रवायत चली आ रही है, एक प्रैक्टिस है सोसाइटी की, और ये उस माशरे के रस्म रवाज की वजह से हुआ है, ठीक है। Individuals enjoy traditional authority for at least one of 2 reasons. The first is inheritance, as certain individuals are granted traditional authority because they are the children or other relatives of people who already exercise traditional authority. अच्छा, इसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि एक तो वरासती तौर पर आगे मुंतकिल हो रहा है ना ये इख्तियार, ये सेकेंडली हो सकता है कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव की वजह से ये आपको इख्तियार दे दिया गया है, ठीक है। ये इतना काफ़ी है, ये मज़ीद आप इसमें बता सकते हो कि इसमें कोई ख़ास क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशली स्किल्ड है तब भी आपको ट्रेडिशनल अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है ना। इसमें आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है, कितना फेयरली डील करते हो, ये इंटायरली डिपेंडेंट होता है वहाँ के कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो कि आज के दौर में अहम तस्वर की जाती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपके पास पावर आएगी कि आप डिसीजन ले सकते हो, आप पॉलिसीज बना सकते हो। ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी जैसी है, ये हायरार्की है। बॉस है, उसके नीचे कोई ऑफिसर होगा, फिर उससे नीचे होगा, और इसी तरह ऑफिस होल्डर्स के जरिए इस अख्तियार को फिर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सोसाइटी में, जैसे कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद करिस्मेटिक अथॉरिटी, करिस्मेटिक ना जादुई, जैसे कहते हैं ना ये तो पीर है, ये आलम है, उसकी वजह से भी लोग उसकी बात मानना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अथॉरिटी की क्या खसूसियात है? बेसिस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब आप कोई भी काम करवा सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। फिर लेजिटिमेसी, लीगल अख्तियार भी आपको मिल जाता है। सुपीरियर एंड रैंक इन्फीरियर पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, आप अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे फीचर्स बता दिए अथॉरिटी के, ये लेजिटिमेट आपका राइट होता है, आपकी डेजिग्नेशन की वजह से भी आप कोई भी काम सबऑर्डिनेट से करवा सकते हो, और ये हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग पावर्स होती हैं, वेरियस इंडिविजुअल्स जैसे कंपनी में काम करते हैं, ठीक है।
तो अथॉरिटी के एलिमेंट्स में यूजेज ऑफ पावर आता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस, अफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी की। अथॉरिटी में भी दो तस्वर पाए जाते हैं, एक फॉर्मल थ्योरी है जिसके जरिए आपको इख्तियार मिलता है कि आप कमांड इशू कर सकते हैं, ठीक है, और एक एक्सेप्टेंस थ्योरी है जिसके जरिए फिर कंप्लाइंस करवाई जाती है कि भाई हुक्म मानना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? मेरा ख्याल से इसको यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी जो दो टॉपिक्स है ना वो कल हम कर लेंगे, क्या ख्याल है? समझ आई है यहाँ तक?